Hello my dear students, welcome to next class of determinant। और बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, यानी दो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या रूल है, आओ उसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर ये है कि दोनों डिटर्मिनेंट का जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ओके बच्चों, सेकेंड चीज जो है, सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि हम दो डिटर्मिनेंट को रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहला डिटर्मिनेंट का रो दूसरे डिटर्मिनेंट के रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरे डिटर्मिनेंट के कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का कॉलम सेकेंड डिटर्मिनेंट के रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फर्स्ट डिटर्मिनेंट का कॉलम सेकेंड डिटर्मिनेंट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो सभी लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रो बाय रो को मल्टीप्लाई करना। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को किन किन तरीके से, कौन से मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों? रो बाय रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का रो। दो डिटरमिनेंट को हम लोग रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो, और सिमिलरली कॉलम बाय कॉलम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग सीखेंगे आज, वो रो बाय रो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, रो बाय रो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो चलो बच्चों सीखते हैं रो बाय रो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और ज्यादातर हम लोग काम या क्वेश्चन कोई भी मेथड से कर सकते हैं, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। ठीक है, तो बच्चों सब हम लोग यहाँ सीखते हैं रो बाय रो। इसके लिए हम दो डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। सपोज दैट एक डेल्टा D1, एक डिटर्मिनेंट D1 कंसीडर कर रहे हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट D2 कंसीडर कर ले रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3। तो यहाँ पर बच्चों दो डिटरमिनेंट हमने कंसीडर किया, थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट, टू डिटरमिनेंट्स हम लोगों ने कंसीडर करा है यहाँ पर। अब देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों D1 जो प्रोडक्ट आ रहा है, D1 इंटू D2 अपने को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको फर्स्ट डिटरमिनेंट, इसको सेकेंड डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, एक डिटरमिनेंट लिया, दूसरा डिटरमिनेंट इंटू जिसको करना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3। ठीक है बच्चों, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं बोला क्या, रो बाय रो, मतलब कहने का मतलब आप देखना क्या करने जा रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे रो को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये जो रो है, ये रो फर्स्ट रो सेकेंड डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रो 1 के साथ, फिर रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर किसके साथ, रो 3 के साथ, इस तरह से। और इसको जो हम लोग लिखेंगे ना, वो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो में। तो जैसे A1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है बच्चों, दो बातें क्या, अगर रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो फर्स्ट रो बाहर निकालो पहले डिटरमिनेंट का, उसको दूसरे डिटरमिनेंट के सभी रो के साथ मल्टीप्लाई करो, और उसको कहां लिखेंगे, फर्स्ट रो में। सेकेंड चीज,
कि एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब इधर का फर्स्ट जो रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट इधर के रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है। तो देखो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। ठीक है बच्चों, ये पहला एलिमेंट बन गया। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड रो के साथ A1 बीटा 1, A2 बीटा 2, A3 बीटा 3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस A3 गामा 3। इसी तरह बच्चों हम लोग सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रो के साथ, तो B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3। सेकेंड रो के साथ B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड रो के साथ B1 गामा 1 B2 गामा 2 प्लस B3 गामा 3। अब बच्चों थर्ड रो को फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे डिटरमिनेंट के साथ, तो C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3, C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। चलो बच्चों, अब हम लोग थर्ड रो के साथ C1 गामा 1 C2 गामा 2 C3 गामा 3। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। आई थिंक आप सीख गए होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट निकालने के लिए जनरली नहीं देता है, हम लोग को इसका अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। बच्चों एक बात ध्यान रखो, कभी भी अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो ना डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तो आप एक बार जरूर सोचो कहीं ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस टाइप का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए और बड़ा सा दिखेगा, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। इसलिए प्रोडक्ट करना तो सीखना ही है कि दो डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को ब्रेक कैसे करते हैं दो डिटरमिनेंट में, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको कैसे एनालाइज करोगे, इस एक्सप्रेशन को देख करके। देखो एक टेक्निक है, जैसे मैंने बताया कि डिटरमिनेंट जो है रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम या रो बाय कॉलम, अब कॉलम बाय रो मल्टीप्लाई हो सकता है। और 99% केस है ना कि रो बाय रो ही रहता है। ठीक है, 99% केस में दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो ही रहता है। तो बच्चों एक चीज आपको देखना है कि इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो आप कि जो A1 A2 A3 जो है आप देखो फर्स्ट रो में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब A1 A2 A3 जो है फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, मतलब पहला डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो होगा वो A1 A2 A3 होगा। सिमिलरली देखो B1 B2 B3 सेकेंड रो में पूरे में प्रेजेंट है, मतलब सेकेंड रो में रहेगा। और C1 C2 C3 इसी तरह से थर्ड रो में प्रेजेंट है, यहां पर देखो तो थर्ड रो में रहेगा। अब इस डिटरमिनेंट का सेकेंड डिटरमिनेंट का रो कैसे डिसाइड करोगे, तो आप एक चीज देखो, यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसका, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो ये रहा होगा इस तरह से ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। देखो इसका सेकेंड कॉलम बीटा 1 बीटा 2, यानी अगर रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा ना, तो पहला डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो का एलिमेंट जो आएगा वो इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे। सेकेंड रो का एलिमेंट जो होगा उसके सेकेंड रो के एलिमेंट जो कॉमन है सभी में वो रहेगा। इसी तरह थर्ड रो का, ठीक है, और जो सेकेंड डिटरमिनेंट का रो जो होगा वो इसके फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो कॉमन होगा, और इसमें थर्ड कॉलम में। अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन में आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको ब्रेक करना है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, तो ये डिसाइड इसलिए ऐसा होता है
कि अगर प्लस का साइन हो एलिमेंट में, जैसे यहाँ देखो प्लस प्लस है ना, इस तरह से प्लस का रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप समझ जाना कि ये डिटरमिनेंट जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखो बच्चों, हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं? इसमें आप कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? जो आपने डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा है, अप्लाई करना इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है इसको ब्रेक करते हैं। और अगर होल स्क्वायर हम ब्रेक करें तो देखो बच्चों क्या आता है, इसको ब्रेक करोगे 1 आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ब्रेक करो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx। सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। इसको ब्रेक करेंगे 1 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay। इसी तरह से इसको ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2az। 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2by। इसको ब्रेक करने से आएगा, इसको ब्रेक करने से क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों ए 1 प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2bz। इसको अगर एक्सपेंड करें बच्चों तो 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2cy। इसको एक्सपेंड करें बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2cz। आ गया कि नहीं? देखो सभी लोग, जब भी कोई स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेगा तो इसको एक्सपेंड कर देगा। हमने भी एक्सपेंड कर दिया, सभी लोग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सोचेगा इसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपने पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों होता क्या है ना कि इसमें वो प्रॉपर्टीज लगाना बहुत ही मुश्किल है, और आंसर क्या आएगा वो भी लाना, आंसर तो इसका फैक्टर फॉर्म में आएगा। अगर डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड करते हो तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग को एक चीज यहाँ पर दिख रहा है कि ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो आपने देखा होगा अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर दो डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का था तो उसका प्रोडक्ट भी 3/3 ऑर्डर का आया था। मतलब दो डिटरमिनेंट जिस ऑर्डर का आप मल्टीप्लाई करते हो उसका जो रिजल्ट आता है, आंसर जो आता है, वो भी उसी ऑर्डर का आता है। तो ये डिटरमिनेंट जो गिवन है ये 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो इसको अगर हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे तो दोनों डिटरमिनेंट बच्चों 3/3 ऑर्डर का मिलेगा हम लोग को, इस तरह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ से यहाँ तो लाना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, सोचो, ट्राई करते हैं। रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, देखते हैं। तो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सिखाया था कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आपको हर एक में दिख रहा हो वो इसके फर्स्ट रो में लिख दो। आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, इसका मतलब है 1/1, 1 into 1। इसी तरह यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 into 1, यहाँ 1 है मतलब 1 into 1। तो आप ये देखो ब्लू वाला, ये देखो 1x स्क्वायर एक्स है कि नहीं इसमें भी। इसी तरह देखो 1x स्क्वायर एक्स, 1x स्क्वायर एक्स। तो 1x स्क्वायर एक्स इस डिटरमिनेंट, फर्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो बन जाएगा। सेकेंड रो कहां से निकालेंगे, सेकेंड रो डिटरमिनेंट के सेकेंड रो से देखो क्या चीज कॉमन है हर एक एलिमेंट में, मतलब हर एक एलिमेंट में क्या चीज प्रोडक्ट हुआ है। देखो 1y स्क्वायर वाई, 1y स्क्वायर वाई, 1y स्क्वायर वाई। तो ये आ जाएगा बच्चों 1y स्क्वायर वाई। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखो इसमें 1z स्क्वायर जेड आएगा, 1z स्क्वायर जेड, इस तरह से। अब इसका फर्स्ट रो क्या बनेगा, इसका फर्स्ट रो क्या बनेगा बच्चों, जो इसके कॉलम में कॉमन होगा। क्या है कॉलम में कॉमन, 1a स्क्वायर ए, 1a स्क्वायर 2a, सॉरी 1a स्क्वायर 2a, 1a स्क्वायर 2a, है ना। तो ये 1a स्क्वायर 2a। ठीक है बच्चों, फिर देखो सेकेंड में क्या है, 1b स्क्वायर 2b, 1b स्क्वायर 2b, 1c स्क्वायर 2c, ऐसा है। एक बार आप चेक कर सकते हो, आप एक बार बच्चों चेक कर सकते हो इसको,
मल्टीप्लाई करके। देखो बच्चों ये वाला एलिमेंट इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax है कि नहीं। फिर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2bx इसी तरह से थर्ड रो के साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते रो बाई, जैसे रो मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि ब्रेक हो गया रो बाय रो में। बच्चों कोई भी क्वेश्चन देगा ना वो रो बाय रो में डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मेथड से आप प्रोडक्ट करते हो डिटरमिनेंट का तो आंसर सेम आता है। तो आप एक ही मेथड क्यों ना सीख जाओ कि रो बाय रो मल्टीप्लाई करें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। या तो कभी आपको ब्रेक करना हो तो रो बाय रो में ब्रेक करो, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसको हम लोग प्रूव किए हुए और इसको भी प्रूव किए हुए हैं। अगर जिनको पता नहीं है तो एक रिजल्ट आप याद रखा करो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप इसको अगर प्रूव करते हो ऑपरेशन लगा के, प्रॉपर्टीज लगा के, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए आता है। अच्छा इसका ट्रांसपोज भी ले लोगे तो सेम ही रहता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। डिटरमिनेंट और उस डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम होता है, इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू ये होता है। आप देखो यही चीज दिख रहा है यहाँ पर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज है कि ये एक्स वाई जेड यहाँ रहना चाहिए और ये यहाँ रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि एक बार आप इंटरचेंज करते हो कोई दो कॉलम या कोई दो रो को तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। चलो बच्चों मैं ऊपर रफ कर रहा हूं तो आप देखो कि क्या होगा कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स माइनस में इनटू। बच्चों ये 2 कॉमन अगर ले लिया हमने तो कॉमन लेने के बाद फिर से वही देखो कि यही एक्सप्रेशन दिखता है, लेकिन ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो इसीलिए एक बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस आ जाने के बाद बच्चों देखो क्या दिखता है, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी और सी माइनस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी माइनस ए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये माइनस क्यों कॉमन आया वो आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो इसको देखो अब बच्चों, ये देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस सी। कितना इजी वे में आंसर आ गया, आप सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चों ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी हैप्पी जो केवल बोर्ड्स के एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, बट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एनडीए हो चाहे आईआईटी मेंस हो एडवांस हो, उनको ही आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं क्या सिखा है, आप क्या देखो, जब भी किसी डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हो तो फर्स्ट डिटरमिनेंट का रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो फर्स्ट रो से आएगा एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट में कॉमन है। इसी तरह से जो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, जैसे 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या था 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स था कि नहीं। इसी तरह देखो सेकंड रो में क्या आया 1 वाई स्क्वायर वाई 1 वाई स्क्वायर वाई 1 वाई स्क्वायर वाई, हर एक एलिमेंट में यहाँ था, हर एक ग्रुप में हर एक टर्म में, तो वो चीज आया, ठीक है। आप इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हो और बार बार देखो, सीख जाओगे। ओके चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। इसको तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट।
ओके बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लूं, ये R1 R2 R3 लिखने का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और R3 थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। R1 फर्स्ट रो को, R2 सेकंड रो को, R3 सेकंड थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज कर सकते हैं। मतलब रो वाइज भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ रो वाइज कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी डैश। ओके, मान लो डिफरेंशिएशन तो देखो डी से डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको fx मान लेता हूँ। सपोज दैट इसको क्या मान लिया, fx। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, जबकि इधर डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। तो अपने को f डैश x निकालना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये सीखो, बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार में सब लोग सीख जाओगे। ठीक है, एक बार में। ठीक है, देखो कैसे। तो बच्चों इसको कैसे करें, सबसे पहले आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन करो, R1 डैश, मतलब केवल फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन किया, सेकंड रो और थर्ड रो को कॉलम कॉमन रखा, मतलब एज इट इज रख दिया। हो गया। देखो फर्स्ट रो को केवल डिफरेंशिएशन किया R1 डैश, R2 रो 2 और रो 3 को कांस्टेंट रखा, फिर प्लस। अगर R1 को एज इट इज रखेंगे बच्चों, जैसा है वैसे रखा, R2 को डिफरेंशिएशन करेंगे R2 डैश, R3 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, प्लस अगर R1 और R2 को एज इट इज रखेंगे, R3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों बहुत ही आसान है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक रो को बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है, रो वाइज में बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है। रो 1 को डिफरेंशिएट किया, रो 2 और रो 3 को एज इट इज रखा, फिर रो 2 को डिफरेंशिएट किया तो रो 1 और रो 3 को एज इट इज रखा, फिर रो 3 को डिफरेंशिएट किया, रो 1 और रो 2 को एज इट इज रख दिया। बच्चों ऐसा ही ऑपरेशन कॉलम में भी लगता है। चलो एक फंक्शन मान लो gx मान लेते हैं, डिटरमिनेंट जो फंक्शन ऑफ x है। तो कॉलम वाइज में, जैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, कॉलम वाइज में हमने एक डिटरमिनेंट, देखो कॉलम ये C1 C2 C3 अगेन कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो g डैश x अगेन बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे बच्चों फर्स्ट कॉलम को पहले डिफरेंशिएट किया तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखा, फिर बच्चों फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखा, सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया, थर्ड कॉलम एज इट इज रहा, एंड प्लस सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट होगा इस तरह से। तो बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा से लेकर के कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x क्यूब प्लस 4x है बच्चों। ठीक है, चलो 2/2 ऑर्डर कर लीजिए, 4 3। अगर ये गिवन है fx इक्वल टू दिस, तो अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में कि f डैश 10 बताओ, f डैश 10 कितना होगा, तो f डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग को f डैश x निकालना पड़ेगा। तो बच्चों f डैश x निकालना बहुत ही आसान है, डिफरेंशिएट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले चलो रो वाइज रोज डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट रो को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। तो आप लोग 11th क्लास में सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस, तो प्लस और 2 कॉमन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसी तरह से 3x क्यूब, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 3। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करा, सेकेंड रो को एज इट इज रखा। ठीक है बच्चों, प्लस अगर हम फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0।
इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। आप देखो बच्चों, जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है इसके सेकेंड रो के सभी एलिमेंट 0 हो चुका है, तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एफ डेक्स एक्स में हमारे पास केवल ये बचेगा। तो एफ डेक्स एक्स क्या आएगा बच्चों, एफ डेक्स एक्स जो आएगा वो क्या चीज आएगा, एफ डेक्स एक्स केवल एक डिटरमिनेंट आ रहा है। एफ डेक्स एक्स क्या आ रहा है, देखो 2x + 2 9x² 4 3। ओके बच्चों, तो हम लोग को निकालना था एफ डैश 10, तो जहां x है वहां 10 रख दो। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 रखोगे तो 20 + 2 22 हो जाएगा। 10 रखोगे 10 का स्क्वायर 100 × 9 तो 900 हो जाएगा। फिर 4 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। 22 × 3 माइनस इसको प्रोडक्ट करोगे, फिर इधर 4 × 900 आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, एक चीज और बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा देख लो आप। एक्चुअली हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन जो देता है वो 3/3 ऑर्डर का होता है। जो हम लोग को क्वेश्चन मिलता है वो ज्यादातर क्या होता है, 3/3 ऑर्डर का। तो बच्चों को अगर डिटरमिनेंट आपको दिया dx, उसमें केवल एक ही रो केवल एक ही कॉलम में वेरिएबल है, मतलब एक ही रो या एक ही कॉलम में फंक्शन है। जैसे इस तरह से f1x f2x f3x, बाकी रो में कांस्टेंट है, जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब बच्चों अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो आप क्या करोगे, बारी बारी से करोगे, पहले फर्स्ट रो को करोगे, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को। ठीक है, लेकिन जब आप सेकेंड रो को करोगे डिफरेंशिएट, तो उस टाइम यहां पर सेकेंड रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो सेकेंड रो का ऑल एलिमेंट 0 हो जाएगा। और अगर ऑल एलिमेंट 0 हो गया तो उसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से थर्ड रो को जो आप डिफरेंशिएट करोगे जब, तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही रो में अगर फंक्शन हो, बाकी रो में कांस्टेंट हो, या एक ही कॉलम में फंक्शन हो, बाकी कॉलम में कांस्टेंट हो, तो उस टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो केवल आप क्या कर दो, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दो, जहां वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन करो, बाकी को एज इट इज रख दो। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंडीशन कब ये हो जाएगा इस तरह से। इसमें देखो बच्चों, सेकेंड रो में कांस्टेंट है, थर्ड रो में कांस्टेंट है, तो जब सेकेंड और थर्ड रो को आप डिफरेंशिएट करने जाते हो तो दोनों का सारे एलिमेंट, दोनों रो का एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो वो दो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल एक। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी रो या अगर कोई डिटरमिनेंट का कोई केवल एक रो या केवल एक कॉलम ही एज अ वेरिएबल हो, तो केवल उस डिटरमिनेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डायरेक्ट उसी रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी को एज इट इज छोड़ दो, जैसा यहां पर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा, तो एक एग्जांपल देख लो आप। जैसे कि बच्चों कि एक फंक्शन हमें दिया है f(x) में एज अ फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट x² 3x + 4x³ 4 3 2 -1 4 1। अगर अपने को इसका डिफरेंशिएशन पूछता है f(x) क्या होगा, तो आप क्या करो, सुनो। f(x) केवल वेरिएबल यहां पर देखो फर्स्ट रो में है, तो बस इसी फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बाकी को एज इट इज लिखना है बच्चों, बाकी को एज इट इज लिखना है, बस यही आंसर होगा। बाई मेथड जाते हैं तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहा, फिर प्लस फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा जो कि सभी 0 आएगा, इसलिए उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा और थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, इसलिए उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट।
अब बच्चों आता है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है डिटर्मिनेंट का, इंटीग्रेशन जो करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का, उसको करने का दो तरीका, एक तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो फिर इंटीग्रेट कर दो, है ना। अदरवाइज मतलब एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट इंटीग्रेट कर सकते हो, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो फिर उसका इंटीग्रेशन करो। अदरवाइज आप कुछ टेक्निक सीखो कि मेथड क्या है डिटरमिनेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का। तो उस मेथड को देखते हैं हम लोग कि डिटरमिनेंट को डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट किया जाता। देखो बच्चों ये हम लोग एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया, यहाँ पर फर्स्ट रो में केवल फंक्शन है, बाकी सेकंड रो और थर्ड रो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। कहने का मतलब वेयर ए बी सी एल एम एन आर कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मतलब मान लो जैसे इंटीग्रेशन करना है ए टू बी डेल्टा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है ए से बी में। तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि जैसे आप वो समेशन वाला प्रॉपर्टीज पढ़ा था, कौन सा प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम एज अ सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो सिग्मा वहां हम लोग रिप्रेजेंट किए थे समेशन के लिए, डिस्क्रीट वैल्यू को अगर सम अप करना है तो सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और अगर हम लोग कंटिन्यूअस चीज को ऐड करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जैसे ए से बी तक सम अप करना है। तो वहां पर क्या हुआ था, जो सिग्मा था वो डायरेक्ट क्या होता है कि अंदर चला जाता था, गया था। तो इसी तरह से ये इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट फंक्शन में चला जाएगा, इस तरह से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फिर इसमें इंटीग्रेशन लग जाएगा ए टू बी जी एक्स डी एक्स, फिर इसी तरह ए टू बी एच एक्स डी एक्स बच्चों, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। लेकिन बच्चों ये मेथड आप तभी लगा सकते हो, ओनली एप्लीकेबल व्हेन फंक्शन आर प्रेजेंट इन ओनली वन रो और इन ओनली वन कॉलम। अगर एक ही रो और एक ही कॉलम में प्रेजेंट है तभी आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, ये रूल कब, ये इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को कब अप्लाई करोगे, व्हेन फंक्शंस आर प्रेजेंट इन ओनली वन रो ऑब्लिक कॉलम, केवल एक ही रो या एक ही कॉलम में प्रेजेंट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बच्चों फंक्शन यानी वेरिएबल जो है, जैसे एक्स का फंक्शन अगर एक से ज्यादा रो में प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या है कि आप डिटरमिनेंट को पहले सॉल्व करोगे उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। यानी क्या इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इफ फंक्शन आर प्रेजेंट in more than one rows, row or column, then integrate after finding value of determinant, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, अगर फंक्शन एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम में हो तब, ठीक है बच्चों। तो कहीं भी इंटीग्रेशन करने आता है कहीं भी डिटरमिनेंट, तो ये दो बातें को आपको ध्यान में रखना है कि अगर फंक्शन केवल एक ही रो या केवल एक ही कॉलम में है तो ये इंटीग्रेशन का साइन उस फंक्शन में अंदर डिटरमिनेंट में लगा सकते हो और अंदर में ही इंटीग्रेट करके फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करोगे।
लेकिन अगर ये जो फंक्शन है, अगर ये एक रो या एक कॉलम से ज़्यादा में है, एक रो से ज़्यादा रो में है, तो एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम्स में है, तो आप पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक डिटरमिनेंट में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। हम लोगों ने आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें क्या क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, फिर माइनर कोफैक्टर्स पढ़ा, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, और वो भी कौन सा क्वेश्चन जो 100% आता है बोर्ड में, कौन सा बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो अभी आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ये जनरली जैक बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, नहीं आता एग्जाम में, बट सभी कंपटीशन में आने का चांस रहता है, इसलिए इसको भी आप पढ़ोगे। और बच्चों, जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो न्यू हमारे वीडियोस को देख रहे हो, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर करो आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। और आप लोग घर में रहिए, घर से पढ़िए, मेरे साथ स्टडी करिए, और जो मेरा नंबर डिस्प्ले होता है, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो उस नंबर पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 1 दिन या 2 दिन में। ठीक है, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसके लिए मैं लेक्चर ले लूँगा इसी तरह से। तो बच्चों, थैंक यू आज के लिए। ठीक है।